नंबर वन ये बात तो साबित होगी थी कि औरत मार्च के ऊपर ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहे थे जो कि हमारी सेंसिबिलिटीज़ को फेंड करते हैं। अच्छा, अब खलील रहमान कमर साहब की बात हो रही है, उन्होंने मेरा जिस्मी मर्जी को बहुत ज़्यादा माइंड किया। मैं इधर ब्रीफली बताना चाहता हूँ, ये मैं बैठा हूँ, ये जो कुर्सी है ना, ये बता रही है ये इनर लिमिट्स हैं, ये आउटर लिमिट्स हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि जो आई एम सॉरी बट मैं नहीं चाहूँगा जो मेरे साथ बैठे हैं वो इस स्पेस में आए, because this is where my bodily, my physical integrity starts from. And आप outwardly क्या होते हो, आपका जिस्म ही होते हो, वो ही हो आप। तो हमारे मुआशरे में क्या होता है कि जी खातून की शादी होगी, अच्छा जी बच्चा का पैदा करोगे, बहुत देर हो गई है, बच्चा क्यों नहीं पैदा कर रहे। आई थिंक कि चाइल्ड बर्थ को लेबर कहा जाता है फॉर अ रीज़न। लेबर का एक और मीनिंग भी होता है ना, मजदूरी। We call it labor for a reason. It's not like a cakewalk. तो जो प्रेशर्स एक खातून को फेस करने को मिलते हैं, जो फोर्स्ड मैरिजेस होती हैं, उसकी कंसेंट के बगैर होती हैं, जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, अभी तो शर्मिला फारूकी साहिबा भी थी कॉल के ऊपर, तो उन्होंने बड़ा कैंपेन किया है कि हमारी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है पाकिस्तान की, वो 18 की एज रिक्वायर करती हैं मैरिजेस की, सो दैट जो बच्चियां हैं और बच्चे भी हैं उनके मेंटल डेवलपमेंट वो उस तरह की फॉर्म हो चुकी हो कि ये नहीं कि आज शादी तो कल तलाक हो गई है। लेकिन मुनीब ये सेम बात मुफ्ती साहब ने भी की है कि मतलब इस्लाम ने बता दिया कि फेमिनिज्म क्या है, जब उस दायरे से बाहर आया जाता है तो ऑफेंड होते हैं। मेरे ख्याल से उस दायरे से बाहर आया जाता है कि मैं सड़कों के ऊपर हमारी खवातीन सेफली अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जिस तरह उन्होंने डेफिनेशन दी है फेमिनिज्म की, उन्होंने बताया बड़े प्यारे तरीके से कि ये डोमेन है फेमिनिज्म की अंडर द लाइट ऑफ इस्लाम। डू यू एग्री विद द फैक्ट? देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि गैर मजहबी हरकत वो है जिधर आपने गालियाँ बनाई हैं माँ के बारे में और बहनों के बारे में, वो दायरे से बाहर जा रहे हैं, जिधर खवातीन को सेफ नहीं फील होता और नहीं होता। आपसे बेहतर कौन जानेगा कि सड़कों पे अगर निकलें, वुड यू फील सेफ? एंड आई ऑलरेडी नो द आंसर, यू नो द आंसर। वो लोग दायरे से बाहर जा रहे हैं। जब डोमेस्टिक वायलेंस होती है, आप अपनी बीवी को क्रूअली ट्रीट कर रहे हो, क्रूअल ट्रीटमेंट के ऊपर सख्त मनाही है, वो है दायरे से बाहर जाना। जब आप गैरत के नाम पर अपनी बहन या बेटी या कत्ल कर देते हो, या क्योंकि रोटी गर्म नहीं सही तरह से बनाई, या मेरी बेटी ने शादी के ऊपर डांस कर लिया तो वो वीडियो सामने आ गई, तो हल क्या ढूंढा बाप ने उस बेटी का कत्ल कर दिया, पिछले साल ही खबर आई थी, तब आप दायरे से बाहर जाते हो। तो जब आपको आईना दिखाया जा रहा होता है कि ये बन गया हमारा मुआशरा, तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो उस आईने को गुस्से में आकर तोड़ दो कि हमने नहीं देखना, या फिर दूसरी चीज़ कि फिर खुद को बदलो ताकि वो जो अक्स आपको नज़र आ रहा है वो भी बदल जाए। ठीक है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरा जिस मेरी मर्जी पे भाई ने बात की, मैं इस पे बात करना चाहूँगा। देखिए, आप कोई भी चीज़ दुनिया की जो पैदा होती है, क्रिएट होती है, उसकी इन्वेंशन होती है, उसके साथ उसके बनाने वालों की तरफ से कोई गाइडलाइन मिलती है कि इसको आपने ऐसे यूज़ करना है। इंसान जो है, इसकी क्रिएशन अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला ने इसको कैसे इंसान ने अपने जिस्म को इस्तेमाल करना है उसके लिए हमें गाइडलाइन दी है, कुरान की सूरत में, हदीस की सूरत में, तालीमात इस्लामिया की सूरत में। हम अपनी बॉडी को, अपना जिस्म अपनी मर्जी उस लिमिट में रह के कर सकते हैं जो कुरान की, हदीस की, इस्लाम की तालीमात हमारे पास हैं कि हम अपने जिस्म को किस हद तक यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी बॉडी का कोई पार्ट सेल नहीं कर सकता, शरन जायज़ ही नहीं है मेरे लिए। मैं ब्लड अपना सेल नहीं कर सकता, क्यों? मैं इसका मालिक नहीं हूँ, अल्लाह ताला मालिक है। हाँ, मैं डोनेट कर सकता हूँ, ये हमारे लिए इख्तियार है कि हम बराह खुदा किसी को ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं, ये वो चीज़ है। मुसलमान का मीनिंग बता दें। ठीक है, मुसलमान तो वो है जो अल्लाह ताला की हर बात पे तस्लीम में खम करे, अल्लाह ताला की हर बात को मान ले, तस्लीम कर ले। आपने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप इस्लाम में आ गए, तो आपने इस्लाम जो है वो पार्ट टाइम दीन नहीं है। आपको बर्थ टू डेथ इस्लाम आपको जिंदगी जीने का तरीका सलीका सिखाता है। तो आपका जिस्म अपनी मर्जी आप नहीं कर सकते एक हद से बढ़ के। मैं फिर बहुत उस लिमिट में ही मेरा जीना, मेरा मरना, लेकिन मेरा जिस्म अल्लाह ताला की ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका तो कोई हक नहीं है ना मेरे जिस्म पे। तो जब खवातीन या अब तो बच्चों को भी ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ हरासमेंट के बहुत केसेस आ रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा कोई बच्चा हो, मैं तो बहुत डरूं उसके लिए। मैं बच्चे को पहले बताऊं इनअप्रोप्रिएट टच क्या होता है, यार ये चीज़ रिपोर्ट करने वाली है। सो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो मेरे डोमेन के अंदर आए, वहां तक जहां तक सेहत मुझे इजाजत देती है। अच्छा मुनीब, I was just thinking on these वहां तक मैं ही बताऊंगा कि back off, these are the outer limits. I will just add on to it, this
is not a right that is only limited to the female persons. तो It बच्चे is, बच्चे it is, it is, no, it is a common right of everybody. It is a right of privacy. Nobody can breach your privacy, and nobody can, you know, Exactly. I mean, go and exceed beyond a certain Exactly. limits. And that is not, you know, where you know, come up के जी ये इसका है और इसका नहीं है. I think this is the right common to everybody. और किसी शख्स को कोई ऐसा right नहीं है कि किसी दूसरे की privacy breach करे. When we were talking about, you know, male to female, you know, I think I was thinking about male to male and female to female as well at the same time. Exactly. And it applies, this rationale, you know, applies to everyone, yes. everybody जो है. Once again I was, you know, coming back and I was trying to, you know, just seek anyone's enlightenment کہ کون سا ایسا right ہے جو کہ لکھا نہیں ہوا female کا. مطلب give me one right. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر قسم کا لا سٹرکچر ہے. ہاں ہر قسم کا لا سٹرکچر ہے, ہر قسم کا رائٹس ہے. پلیز لیٹس ٹاک اباؤٹ more towards the side of the implementation, more towards the side of the awareness. ابھی ہم نے بہت سی ڈسکشن کی and we kept coming back on one point over and over again which was very important کہ آپ کسی بھی خاتون کو نکاح نامہ پڑھائیں. I would go further, you know, into it. آپ اس کو پڑھائیں نا بھائی, آپ اس کو, اور یہ میں یہ at the same time I was thinking کہ بھائی کیوں پڑھانا بھی کیوں ہے. آپ کی there are millions of hundreds of millions of users of internet now. Hold on, نہیں انٹرنیٹ کے یوزرز ہیں, انٹرنیٹ یوزرز ہیں. اگر میں ابھی ایک منٹ میں if I just, you know, write this down on a Google, 10ویں کلاس کا بچہ, 8ویں کلاس کا بچہ, اگر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کمپیوٹر سافٹ ویئرز میں اتنا اپگریڈ ہو سکتے ہیں, تو خواتین جو ہیں وہ کیوں اسٹریٹ اوے جو ہے, اور جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ کیوں نہیں چھوٹی عمر میں ہی جو ہے وہ بچوں میٹریکولیٹ ہونے کے بعد ہی بچوں کو یہ چیزوں کی اویئرنیس دیں. جس طرح ان اپروپریٹ ٹچ کی اگر آپ ایجوکیشن دے سکتے ہیں تو کانسیپٹ آف میرج میں بھی ایجوکیشن سکولز کو اور کالجز کو دینی چاہیے. اور وہ, اور دیٹ از بیسکلی اے نرسری, اور دیٹ از بیسکلی اے نرسری جس لیول پہ اسکول ایجوکیشن, اسکول اور کالج لیول آف ایجوکیشن پہ یہ ایجوکیشن ٹورڈز میرج کیا ہوتی ہے, اس کے رائٹس کیا ہوتے ہیں, اس کا کانسیپٹ کیا ہے, اس کے اسلامک ایسپیکٹ کیا ہیں, اس کے سوشل ایسپیکٹ کیا ہیں, اس کی نیگیٹو امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس کیا ہیں. اس کو ایک جنرلی جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ جہاں پہ پاکستان میں ہنڈریڈز آف ملینز آف ٹک ٹاک یوزرز آ گئے ہیں. مطلب I was running through the data, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں only in Pakistan there are 4.5 million users of Twitter. And then, you know, if I go to the Facebook, then again it goes in tens of millions. TikTok has beaten all the records. جس عوام کو گاؤں میں رہتے ہوئے خاتون اور مرد کو جن کی مطلب اب میں بتا رہا ہوں لاکھوں کے لحاظ سے ڈیلی ٹک ٹاک ویڈیوز آ رہی ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے 1 منٹ میں اردو میں لکھا نکاح نامہ جو سا ہے گوگل سے کیسے ایکسیس کرنا ہے پاکستانی لا میں, اور اس کو پڑھنا کیسے ہے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے لگتا ہے مجھے لگ رہا ہے ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس پائل اپ ہوئی ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کا ایک تو میرے مائنڈ میں ایک بات آ رہی ہے کہ ایک بل تھا جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا, ابھی یہ بات ہوئی نا ہمارا کون سا قانون ہے جو کہ ملک میں نہیں, کچھ بڑے اچھے قانون بھی ہیں, بڑے اچھے قوانین ہیں. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, پیپر کے اوپر تو بہت سارے رائٹس ہیں, سارا کچھ ہے, وہ تو ہر ملک میں, وہ تو پوری دنیا میں ہے, ٹھیک ہے. لیکن کوئی ایسا حق نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں کون سا حق ہے, یہ میں کہتا ہوں بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کے آئین اور قانون میں کون سا حق نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, سو نان امپلیمنٹیشن پتہ ہے جسٹیفائی کیسے ہوتا ہے. You make reference to another law. یہ والا قانون منع کرتا ہے, اس لیے وہ والا قانون نہیں آ سکتا. سو ڈومیسٹک وائلنس بل کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب بیٹھے تھے, وہ کہے تھے کہ اب یعنی کہ مردوں کو, باپوں کو, بھائیوں کو رسپونڈنٹ والی گالیاں دی جائیں گی. سب سے پہلے تو میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ رسپونڈنٹ گالی تو نہیں ہوتی, یہ لیگل لینگویج تو اب تو اگر ہماری لیگل لینگویج گالی بن گئی ہے تو پھر تو یہاں ہماری روزی روٹیاں بند. سہیل آپ بھی اس کے ساتھ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو آئین کے خلاف ہے, یہ تو ہمارے فیملی سسٹم اور کلچرل اور مورل نارمز کے خلاف ہے, فیملی سسٹم ٹوٹ جائے گا. کیوں بھائی, اگر ایک عورت رپورٹ کر رہی ہے کہ اگر ایک بیٹی رپورٹ کر رہی ہے کہ میرا باپ میرا قتل کرنے والا ہے, اٹیمپٹڈ مرڈر ہونے لگا اور واقعی ہونے لگا ہے, تو یہ پھر کیسے آپ کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف اور آپ کے جون سا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ایک آپ کا جو کریکٹر ہے کنٹری کا, اس کے خلاف کیسے ہو گیا بھائی. تو یہ میرے کہنے کا مطلب ہے وی نیڈ ٹو میک شور اونلی کہ پیپر پہ لا تو ہے لیکن اس کو انٹرپریٹ کون کر رہا ہے. اچھا میں چاہوں گی کہ اب ہم سہیل کی بھی لیں. اصل میں تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی, جو بیرسٹر صاحب نے بات کی نا وہ بڑی پتہ کی بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ویمن رائٹس کی, تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز جو ہے نا وہ آئی ہے.
वो ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमें तमाम के तमाम राइट्स जो है ना वो ऑलरेडी दिए गए हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो स्पेशल लॉ बन रहे हैं ना, ये स्पेशल लॉ इसलिए नहीं बन रहे कि कोई नया राइट जो है ना वो लाके सामने रखा जा रहा है, बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन को एफिशिएंटली कैसे बनाया जाए। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी राइट्स हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स तो बहुत सारे हैं हमारे कोर्ट्स के अंदर, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे, क्योंकि अभी बात हो रही थी, एक जो तरीक़ेकार है ना वो इनहेरिटेंस से वुमेन को महरूम करने का, वो है कि अपनी लाइफ में ही जो बेटा है ना उसके फेवर में बाप या माँ जो है ना वो हिबानामा कर देते हैं। ठीक है, अब ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जो रेज होते हैं, और हमने प्रैक्टिस के अंदर बहुत से इस तरह की सिचुएशंस देखी हैं कि जिसमें आता है कि बेटे को जो है ना वो हयात में ही जो है ना वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो ट्रांसफर कर दी गई है, रजिस्टर्ड जो है ना वो गिफ्ट डीड बकायदा ला के दिखाई जाती है कोर्ट्स में, वैलिड थंब इम्प्रेशन, और वो होते भी वैलिड है। लेकिन अभी आप देखें कि मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसके ऊपर। और एक और चीज जो शुरू की है ना दो जजेस ने, एक तो मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह और मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने इस तरह के जो केसेस है ना जिसमें अपना आके उन राइट से महरूम किया जाता है उसके ऊपर फाइन्स जो है ना वो इम्पोज करना शुरू कर दिए हैं। 2 भी और तुम्हें जुर्माना भी है कि इसको इस तकलीफ एक तो ये प्रॉपर्टी भी उसको जो उसका हिस्सा बनता है वो दो, क्योंकि मुफ्ती साहब बेहतर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप जो आपके जो अपना इनहेरिटेंस है उसके अंदर जितने भी लोग हैं एक को ही सारी जायदाद दे के बाकियों को महरूम नहीं कर सकते। ये एक शरीयत का प्रिंसिपल है जो मुफ्ती साहब मजीद विद रेफरेंसेस एक्सप्लेन कर देंगे। क्या कहेंगे आप इस सवाल? जी बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ज़िंदगी में जब वालिदैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को अपनी जायदाद में से फ़लाँ बाग जो है वो हिबा करना चाहता हूँ। तो आपने पूछा कि तेरे बाकी और बेटे भी हैं? उसने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह बिल्कुल हैं। फरमाया उनको भी दे रहे हो? कहा यानी फरमाया अपनी औलाद में इंसाफ करो, अपनी औलाद में इंसाफ करो वरना तुम गुनहगार होगे। तो औलाद में इंसाफ करना, मैंने तो यहाँ तक थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब ज़िंदगी में वालिदैन प्रॉपर्टी तकसीम करेंगे तो उसमें जो बेटियों के लिए बेटों से आधे वाला कंसेप्ट है ना वो भी नहीं होगा, वो सिर्फ विरासत में है। लाइफ में जब हिबा करेंगे तो फिर उनको बेटियों को बेटों के बराबर देंगे, अगर नहीं देते तो वो गुनहगार हैं। बेटों को भी सबको दें, किसी एक बेटे को नहीं, और ऐसे ही बेटियों को भी दें और बराबर दें, वरना वो खुदा के देनदार हैं, गुनाहगार हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, वो इंसाफ नहीं कर रहे अपनी औलाद में। तो ये ज़रूरी है विरासत में। तो ज़िंदगी के बाद जो होगा वो बताए हुए जो तरीके हैं उनके मुताबिक होगा, ज़िंदगी में करेंगे तो तब भी इंसाफ करना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत। जी मुनीब, जैसे मैंने सवाल ड्रॉप किया था, बेसिकली सवाल इनका ये था कि कौन सी ऐसी शिक है या कौन सी ऐसी जगह है इस्लाम में या कानून में जहाँ पर राइट मुकम्मल नहीं है? मैं तो सिर्फ पाकिस्तानी कानून की बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एक लूप होल था। फॉर एग्जाम्पल और कितने होंगे कि हमारा जौन सा 2010 में एक आया था ना हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एक्ट, वो ये आगे से कहे कि जी वर्क प्लेस के ऊपर अगर आपके साथ हरासमेंट हुई है तो तब आप फेडरल ओम्बड्सपर्सन के पास जा सकते हो। अब ये केस है जिसमें कि ये हमारे साथ लॉयर मौजूद थी मीम कुरैशी साहिबा, ये भी एक टीम की मतलब लॉयर हैं। वो वाले केस में ओम्बड्सपर्सन ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है क्योंकि ये वाला जो हरासमेंट का केस आया है ये वर्क प्लेस पे नहीं था, ये कहीं और था लेकिन वर्क प्लेस पे नहीं था। वर्क प्लेस की डेफिनेशन में फॉल